हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियांशी गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ सरकारी जॉब एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। हम लोगों ने कंप्लीट एमपी जीके की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट मध्य प्रदेश का इंट्रोडक्शन को क्या किया था, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और लास्ट क्लास से हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी स्टार्ट की थी। क्या की थी हम लोगों ने, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी को स्टार्ट कर लिया था, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या जान लिया था, भूगर्भिक संरचना के बारे में। भूगर्भिक संरचना यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, यानी चट्टानों का अध्ययन हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया था कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, कहाँ पे पाई जाती हैं, इन सब सारे फैक्ट, उसके अंदर की जितनी भी चीजें थे ना, कौन कौन से खनिज होते हैं, उस खनिज उस चट्टान की प्रमुख विशेषता क्या थी, इन सारी चीजों को हम लोगों ने क्या किया था, कंप्लीट कर लिया था, है ना। ये था क्या, ये है हमारा मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी का सारे टॉपिक मैंने आप लोगों को एक साथ करवा दिए हैं, है ना। जिसमें हम लोगों ने सबसे पहली क्लास पढ़ ली थी किसके बारे में, भूगर्भिक संरचना के बारे में। मध्य प्रदेश में बहुत सारी चट्टानें थी ना, आर्कियन चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुड़प्पा चट्टानें, विंध्यन, दक्कन ट्रैप, है ना। ये सारी चट्टानों के बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा था। अब आज की हमारी क्लास होने वाली है किसके बारे में, भौतिक विभाजन के बारे में, है ना। फिर इसी तरीके से एक एक करके हम ये सारे टॉपिक्स को भी क्या करेंगे, कंप्लीट करते जाएंगे। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी, क्योंकि एग्जाम्स वगैरह भी बहुत पास आते जा रहे हैं ना, अब बहुत सारे एग्जाम होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्या आज का हमारा टॉपिक, क्या, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। ठीक है, तो चलो मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देती हूँ कि ये भौतिक विभाजन क्या है, इसमें हम क्या क्या चीजों को पढ़ने वाले हैं, है ना। क्या, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये भौतिक विभाजन क्या होता है ना। भौतिक भौतिक विभाजन बोलो, भौगोलिक विभाजन बोलो, सबका मतलब एक ही होता है, भौतिक विभाजन। इंग्लिश में बोला जाए तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, फिजिकल डिवीजन। क्या हो रहा है, फिजिकल डिवीजन, ठीक है ना। तो अब ये फिजिकल डिवीजन क्या होता है, या भौतिक विभाजन क्या होता है, कोई क्षेत्र है, कोई जगह है, कोई स्थान है, तो उसको हम अलग अलग आधारों पर जो विभाजित करते हैं ना, उस क्षेत्र को, भूभाग को जो हम विभाजित करते हैं, उसका आधार कुछ भी हो सकता है। उसका आधार उच्चावच हो सकता है, जलवायु हो सकता है, उस क्षेत्र की प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं हो सकती हैं, भूगर्भिक संरचनाएं हो सकती है, मतलब किसी भी चीज को, किसी को भी आधार बनाकर जब हम भूभागों को अलग अलग क्या करते हैं, बांटते हैं, या उनका क्या करते हैं, विभाजन करते हैं, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है भौतिक विभाजन, या उसको क्या कहते हैं, फिजिकल डिवीजन। ठीक है ना, समझ। जैसे हम लोग भारत में पढ़ते हैं ना, जैसे आप लोगों ने भारत में पढ़ा होगा, जब भारत की ज्योग्राफी आप लोग पढ़ते हो ना, तो भारत को अलग अलग भागों में बांटते हो, जैसे क्या, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, ये सारी चीजें पढ़ते होगे आप लोग डिटेल से। फिर क्या, पर्वतीय प्रदेश, फिर पढ़ते हो क्या, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान पढ़ते हो आप लोग। और प्रायद्वीपीय पठार पढ़ते हो, तटीय मैदान पढ़ते हो, द्वीप समूह पढ़ते हो। इस तरीके से जैसे भारत को अलग अलग भागों में बांटा जाता है ना, उसी तरीके से मध्य प्रदेश को भी अलग अलग भागों में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। तो मध्य प्रदेश को कैसे बांटा गया है, देखो मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब क्या देखते हैं, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। मध्य प्रदेश का
भौतिक विभाजन, ठीक है ना। आओ इसके बारे में क्या करते हैं, अपन डिटेल से पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश को ना मेनली कितने भागों में बांटा गया है, इसे मेनली बांटा गया है कितने भागों में, तो इसे बांटा गया है कितने, 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है, मेन 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला कौन सा है, मध्य उच्च प्रदेश, क्या बोलते हैं इसको, मध्य उच्च प्रदेश, ठीक है ना। फिर दूसरा बांटा गया है क्या, किसको, सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, या फिर क्या बोल सकते हो इसको, सतपुड़ा श्रृंखला भी बोल सकते हो, सतपुड़ा श्रेणी बोल सकते हो, या फिर सतपुड़ा पठार पहाड़ पर्वत बोल सकते हो, है ना। और फिर एक लास्ट वाला होता है कौन सा, इसको बोलते हैं क्या, पूर्वी पठार, क्या बोलते हैं इसको, पूर्वी पठार, या इसी का दूसरा नाम क्या है, बघेलखंड का पठार। क्या है दूसरा नाम इसका, बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, ठीक है ना। मेनली मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, तो मेनली इसे बांटा गया है कितने, 3 भागों में। पहला हो गया क्या, मध्य उच्च प्रदेश हो गया, दूसरा हो गया सतपुड़ा श्रेणी हो गई, ठीक है, और तीसरा कौन सा हो गया हमारा, पूर्वी पठार, या जिसे क्या बोला जाता है, इसे बघेलखंड का पठार भी बोला जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप लोग देखोगे ना, तो इसे जब इसके बहुत सारे उपभागों में भी बांटा जाता है, तो ये टोटल कितने हो जाते हैं, 7। मुख्यतः इसे कितने भागों में बांटा गया है, मुख्यतः इसे बांटा गया है कितने, 3 भागों में। मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। लेकिन जब इसके अंदर अंदर के हम बहुत सारे डिविजन्स पढ़ते हैं ना, तो टोटल कुल भाग कितने हो जाते हैं, तो कुल भाग कितने हो जाते हैं, 7। अब देखो आप लोग बोलोगे कि मैम ये 7 कहां से होते हैं, ये जो मध्य उच्च प्रदेश है ना, इसे अलग अलग 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, इसे 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब आओ देखते हैं कि ये 5 भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहला किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मध्य उच्च प्रदेश के बारे में, है ना। क्या है, मध्य उच्च प्रदेश। टॉपिक मत भूलना आप लोग कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, ठीक है। अब क्या, अब मध्य उच्च प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया है कितने भागों में बांटा गया है, इसे बांटा गया है कितने, 5 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है इसे, 5 भागों में। आओ इनके बारे में जानते हैं थोड़ा सा, कौन कौन से हैं ये। तो सबसे पहला है क्या, मध्य भारत का पठार। सबसे पहला क्या है, मध्य भारत का पठार। सबसे पहला क्या है, मध्य भारत का पठार। फिर दूसरा कौन सा हो जाएगा, ये नंबर जरूरी नहीं है कि एक के बाद दूसरा यही सही है ना, कोई भी ऊपर नीचे आप लोग लिख सकते हो। दूसरा कौन सा है, बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। फिर तीसरा कौन सा है, रीवा पन्ना का पठार। क्या है, रीवा पन्ना। आप लोग साथ में अपनी नोट्स भी बनाते चलो, ठीक है ना, सिर्फ सुनने मत बैठो। रीवा पन्ना का पठार हो गया, और कौन सा होता है, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इतने दिनों से आप लोग जानना चाहते हो, कौन सा, मालवा का पठार, है ना। मालवा का पठार तो इतनी बारी आ चुका है कि आप बोलोगे मैम अब तो बता ही दो कि ये मालवा का पठार कहाँ है, क्या है ना। तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, यहाँ पे पढ़ेंगे भौतिक विभाजन में मालवा का पठार। और सबसे आखिरी आता है इसका कौन सा, नर्मदा सोन घाटी। कौन सा आता है, नर्मदा सोन घाटी।
नर्मदा सोन घाटी। तो ये पांच भाग हो गए ना, इसका एक हो गया, दूसरा हो गया, पहला हो गया क्या, मध्य भारत का पठार, दूसरा हो गया बुंदेलखंड का पठार, तीसरा हो गया रीवा पन्ना का पठार, चौथा हो गया मालवा का पठार, और आखिरी हो गया कौन सा, नर्मदा सोन घाटी। तो ये पांच भाग हो गए इसके, है ना, इसको अगर ए नाम दे दिया जाए तो ये हो गया पांच भाग इसके। फिर क्या पढ़ा था हम लोगों ने, बी में अगर बोला जाए तो क्या पढ़ा था हम लोगों ने, सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा श्रेणी पढ़ी थी, है ना, क्या पढ़ी थी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी हो जाएगी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, है ना। और अगर सी बोला जाए तो क्या हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, हम लोगों ने पढ़ा था क्या, पूर्वी पठार, या इसी को क्या बोला जाता था, तो इसी को बोला जाता है क्या, बघेलखंड का पठार। ये नाम अलग अलग जो है ना, इनको याद ही रखना। कभी अगर आपसे बोल दे पूर्वी पठार का दूसरा नाम क्या है, तो वहां पे ऑप्शन रहेगा बुंदेलखंड और बघेलखंड, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। पूर्वी पठार किसे बोलते हैं, तो बघेलखंड के पठार को बोलते हैं, बघेलखंड का पठार, पठार, ठीक है ना। अब देखो सात हो गए ना, गिनो, एक, दो, तीन, चार, पांच, और दो ये हो गया, है ना, एक छह हो गया ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, और सातवां हो गया क्या, पूर्वी पठार, ठीक है ना। तो मेनली इसे कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में। कौन कौन सा, मध्य उच्च प्रदेश बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, मध्य उच्च प्रदेश, और दूसरा है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, और तीसरा कौन सा है, पूर्वी पठार, या जिसे क्या बोलते हैं, बघेलखंड का पठार, ठीक है। अब इतना हम लोगों ने जाना, तो ये भी देख लेते हैं हम लोग कि ये कितने परसेंट में फैला हुआ है ना, कितने प्रतिशत में फैला हुआ है। तो ये जो मध्य उच्च प्रदेश है ना, ये सबसे बड़ा भाग है। ये कितने प्रतिशत भाग पे फैला हुआ है, तो ये फैला हुआ है कितना, 82%। आप लोग अभी पहले नाम जान लो, फिर मैं आप लोगों को मैप में बताऊंगी कि ये कहाँ पे है ना, ये भूभाग कहाँ पे है, किस हिस्से को बोला जाता है। मध्य उच्च प्रदेश कितने प्रतिशत क्षेत्र में फैला हुआ है, तो ये है 82%। इसलिए बोलते हैं मध्य उच्च प्रदेश क्या है, सबसे बड़ा भूभाग है, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, यह सबसे बड़ा भौतिक विभाजन क्षेत्र है। फिर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कितने प्रतिशत भाग में फैली हुई है, तो ये फैली हुई है कितना, 11%। कितने प्रतिशत भाग पे फैली हुई है, 11%। अब आप लोग इसको टोटल करके 100 में से माइनस कर दो, तो पूर्वी पठार कितने भाग में फैला होगा, बचेगा कितना, 7%, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 7%। तो अब आप लोगों से अगर पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा सबसे बड़ा भूभाग कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश क्या है, सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा है, तो पूर्वी पठार, क्या बोलेंगे, बघेलखंड का पठार क्या है, सबसे छोटा है। ये चीजें क्लियर हो गई ना आप लोगों को। अब इसके अंदर के भूभाग, अब पहले हम ना थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं इसके बारे में, है ना। देखो मैप बनाते हैं, आप लोग भी मैप बनाना तो सीख गए होगे, सीख गए हो कि नहीं सीख गए हो अभी, जैसा भी बनाओ बट इतना बना लो कि आप लोगों का कल्याण हो जाए। कल्याण इट मीन्स क्या, एग्जाम निकल जाए। कल्याण मतलब क्या, एग्जाम निकल जाए, वही तो है आपका सबसे बड़ा कल्याण, है ना। देखो ये हो गया क्या, मैप, है ना। अब देखो इसमें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कहाँ पे है। ये सबसे किनारे जो है ना, ये वाला भाग क्या कहलाता है, ये कहलाता है क्या, बघेलखंड का पठार। सबसे छोटे से शुरू किया है, क्या है ये, बघेलखंड का पठार, जो कितने परसेंट था, 7%, है ना। और फिर ये जो नीचे का भाग बचता है ना, ये यहाँ बिल्कुल नीचे का, ये, है ना, ये नीचे का भाग कौन सा है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। क्या है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, जो 11% वाला मैंने बताया था ना। देखो मैं नाम भी लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। ये क्या है बताया मैंने, बघेलखंड का पठार। क्या है ये, बघेलखंड का पठार। कितने परसेंट बताया मैंने, 7%,
कितना बताया मैंने? 7% है ना। और ये क्या बताया मैंने? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इसके अंदर अभी हम और पढ़ेंगे डिटेल से, इसे अलग अलग श्रेणियों में भी बांटा गया है, ठीक है ना, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी या फिर सतपुड़ा पर्वत पढ़ सकते हो। और कितने परसेंट है ये? 11%, ठीक है। और ये जितना ऊपर बच गया ना, ये पूरा क्या है? ये है मध्य उच्च प्रदेश। क्या है ये? पूरा का पूरा क्या है? ये मध्य उच्च प्रदेश, ठीक है। अब इसको अलग अलग भागों में बांटेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया ना आप लोगों को कि मध्य उच्च प्रदेश कितने भागों में बटा हुआ है? 5 भागों में। तो इसको भी क्या करेंगे? अलग अलग भागों में हम क्या करेंगे? बांटेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हो जाएगा यहाँ तरफ, अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ना, तो इस तरफ हो जाएगा क्या? मालवा का पठार। क्या हो जाएगा? अरे गड़बड़ बन गई यहाँ पे। तो पहले क्या आएगी? नर्मदा सोन घाटी आएगी, है ना, ऐसे करके। ये तो और आगे तरफ जाएगी। थोड़ा थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लेना ऐसे, ठीक है ना। ये नर्मदा सोन घाटी हो जाएगी। इस तरफ क्या हो जाएगा? ये पूरा मालवा का पठार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या? बुंदेलखंड का पठार हो जाएगा। और ये इस तरफ से जो बच गया है ना, ये हो जाएगा क्या? मध्य उच्च प्रदेश हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा क्या? रीवा पन्ना का पठार हो जाएगा, है ना। हो गया ना? 1 2 3 4 5 हो गया ना। देखो मैं नाम लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। ये क्या है? ये हम क्या पढ़ रहे हैं? मध्य उच्च प्रदेश के जो 5 भाग है ना, हम उसको देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये हो जाएगा क्या? मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार सबसे पहला क्या हो गया? ये। फिर इस तरफ का ये वाला हिस्सा, ये पूरा क्या हो गया? ये पूरा बुंदेलखंड का पठार। क्या हो गया? बुंदेलखंड का पठार, है ना। अरे बुंदेलखंड का पठार। फिर इस तरफ का ये पूरा, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या? रीवा पन्ना का पठार। क्या हो जाएगा? रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार। और क्या बताया मैंने? ये आप लोगों को बताया, ये पूरा क्या है? ये नर्मदा सोन घाटी। क्या है ये? नर्मदा सोन घाटी, ठीक है ना। और फिर ये वाला पोर्शन, ये वाला भाग क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या? मालवा का पठार। मालवा का पठार, ठीक है ना। आगे समझ में? 7 भाग हो गए ना। पहला ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा, नर्मदा सोन घाटी हो गई तीसरा, बुंदेलखंड हो गया क्या? चौथा, रीवा पन्ना हो गया छठा, बघेलखंड को गिने तो 7 6, और ये हो गया सतपुड़ा पर्वत श्रेणी वाला। क्या हो गया? ये हो गया 7 ना। पूरा हो गया ना, ठीक है ना। अब अगर आपसे इनके भी परसेंटेज पूछे, ये तो पूरा भूभाग कितना है? 82%। लेकिन इसको अलग अलग बांटा गया है, तो वो भी आप लोगों को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए ना। तो देखो मैं बताती हूँ, सबसे बड़ा है कौन सा? मालवा का पठार। ये कितना है? ये है 28%। कितना है ये? 28%। मालवा का पठार इसमें क्या है? सबसे बड़ा भूभाग है या सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, जो कितने परसेंट है? तो ये है कितना? 28%, ठीक है। फिर दूसरा आता है क्या? नर्मदा सोन घाटी। ये कितने परसेंट है? तो ये है कितना? 26%। सिर्फ इससे 2% ही छोटा है। आप लोगों को लगता है कि यार ये तो कितना छोटा सा हिस्सा है, लेकिन फिर भी कितना सारा प्रतिशत, कितना सारा हो गया ना, 26 हो गया। ये बहुत गहरी, बहुत बड़ा क्षेत्र है। ये देखने में सक्रिय दिखती है, लेकिन ये बहुत बड़ा क्षेत्र है ना। कितने परसेंट है ये? 26% है। तीसरा सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, है ना, 11%। सबसे छोटा कौन सा है? बघेलखंड का पठार, जो कितने परसेंट है? 7%। फिर बघेलखंड का पठार, तो बुंदेलखंड का पठार कितना है? तो ये है 7.7%, 7.7% है, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये सबसे ऊपर देखोगे मध्य भारत का पठार, तो ये कितने परसेंट है? मध्य भारत का पठार और रीवा पन्ना का पठार, ये दोनों कितने हैं? 10% के, लगभग 10% के आसपास आता है ये। 10.9
ये शायद आता है 10.37% आता है या 6% आता है। देखो मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूंगी, लगभग आप लोग इसको याद रख सकते हो कितना, ये 10% है और उसी के समथिंग ये भी आता है कितना, 10-11% के आसपास। ठीक है ना, ठीक है। अब आप लोगों को क्लियर हो गया ना, इसमें सबसे बड़ा अगर आपसे पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा हो जाएगा, मालवा का पठार। क्यों, क्योंकि अगर वहां पे मध्य उच्च प्रदेश नहीं देगा, वो तो पूरा 82% है, लेकिन अगर आपसे वहां पे मध्य उच्च प्रदेश नहीं देगा तो आप वहां पे आपको इसके अलग अलग भाग देगा, है ना। मध्य उच्च प्रदेश नहीं देगा तो इसके अलग अलग भाग देगा। तो उसमें अगर आपको मालवा का पठार दिखता है तो मालवा का पठार क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा क्षेत्र। क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा क्षेत्र। क्यों, क्योंकि कितने परसेंट है ये, 28% है ना। फिर दूसरे नंबर में क्या हो जाएगा, नर्मदा सोन घाटी। शुरू के 3 जरूर याद रखना और सबसे छोटा याद रखना, ठीक है। तो सबसे बड़ा हो जाएगा क्या, मालवा का पठार। दूसरे नंबर में हो जाएगा नर्मदा सोन घाटी। तीसरे नंबर में हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, बघेलखंड का पठार, ठीक है। चलो देखो मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़े से कुछ कुछ पॉइंट्स इससे रिलेटेड बता देती हूँ, है ना। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या बताया मैंने, सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, या फिर सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा हो जाएगा, ये क्या नाम हो जाएगा आपका, मालवा का पठार। क्या हो जाएगा, मालवा का पठार। ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा। कितने परसेंट है, तो ये है कितना, मैंने बताया आप लोगों को 28%। कितना है, 28%, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे छोटा अगर आपसे पूछता है, क्या पूछता है आपसे, सबसे क्या पूछता है आपसे, ये अगर सबसे छोटा पूछता है, क्या पूछता है आपसे, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा मैंने क्या बताया आप लोगों को, बघेलखंड का पठार। क्या बताया मैंने आप लोगों को, ये बघेलखंड का पठार, है ना। और इसी को दूसरा नाम मैंने क्या बताया था आप लोगों को, पूर्वी पठार, पूर्वी पठार बताया था ना मैंने आपको। और ये कितने परसेंटेज बताया, ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है ना, जरूरी है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं कभी आप लोगों को नहीं बोलती, फालतू के फैक्ट में कभी बोलती ही नहीं हूँ कि याद रखो आप लोग, है ना। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछे कि सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है या सबसे ऊंची चोटी कौन सी, या सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी या सबसे ऊंचा बिंदु, ठीक है ना। तो जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी हम लोग पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं हम लोग, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो उसके अंतर्गत ना अलग अलग श्रेणियां हम पढ़ते हैं, उसके अंदर एक आती है क्या, महाकाल पर्वत श्रृंखला। क्या आती है, एक महाकाल श्रेणी आती है, महाकाल, महादेव श्रेणी आती है, सॉरी मैं नाम में कंफ्यूज हो गई, महादेव श्रेणी आती है। उसके अंतर्गत एक सबसे ऊंचा बिंदु है, उसका नाम क्या है, धूपगढ़। क्या है, धूपगढ़। और ये है क्या, मध्य प्रदेश की बोल दो सबसे ऊंची चोटी। क्या नाम है उसका, धूपगढ़। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। कितनी है, 1350 मीटर, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पूछे या फिर भौतिक प्रदेशों में सबसे ऊंचा बिंदु पूछे तो क्या हो जाएगा, धूपगढ़। कितना ऊंचा है वो, 1350, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे ऊंचा हो गया बिंदु, तो सबसे गहरा या सबसे निचला भी पूछ सकता है आपसे, है ना। सबसे निचला, क्या सबसे निचला, सबसे निचला या फिर क्या कह सकते हैं इसको, सबसे गहरा। तो सबसे निचला या सबसे गहरा कौन सा है, नर्मदा सोन घाटी। क्या है, नर्मदा सोन घाटी। क्या है, नर्मदा सोन घाटी, ठीक है ना। ये सबसे निचले की बात कर रहे हैं, परसेंट में मत जाना आप लोग, सबसे गहरे की बात कर रहे हैं, जो सबसे नीचे वाला क्षेत्र है ना, कौन सा है, नर्मदा सोन घाटी। और एक फैक्ट आप लोग और याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है
क्या बोलते हैं उसको, विंध्यन कगारी प्रदेश किसे कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पता है। सीधे आपसे फैक्ट बोलेगा, सीधे आपसे क्वेश्चन करेगा कि विंध्यन कगारी प्रदेश किस क्षेत्र को या किस भूभाग को बोला जाता है। वहां पे आपके ऐसे ऑप्शन रखेगा, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, किसे बोला जाता है ना। तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्या है, विंध्यन कगारी प्रदेश, विंध्यन कगारी प्रदेश ये किसे बोला जाता है, तो विंध्यन कगारी प्रदेश बोला जाता है किसे, रीवा पन्ना के पठार को। किसको बोलते हैं ये, रीवा पन्ना, रीवा पन्ना का पठार, ठीक है ना। अब तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। ये सारे ये मैंने इसलिए एक पेज में लिख दिए हैं क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है। आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो आप लोग, है ना। सबसे बड़ा भाग मैंने कौन सा बताया है, मालवा का पठार। कितना परसेंट है, 28%। शुरू के 3 आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहला है मालवा का पठार, दूसरा कौन सा बताया था मैंने, नर्मदा सोन घाटी 26%, फिर तीसरा मैंने बताया था सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कितने परसेंट, 11%, और सबसे छोटा मैंने बताया क्या, बघेलखंड का पठार, जो कितने परसेंट है, तो 7% है, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी मध्य प्रदेश की क्या बताई मैंने, धूपगढ़, जो किस श्रेणी में है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंदर आती है, और कितनी ऊंचाई है इसकी, 1350 मीटर, ठीक है। फिर सबसे निचला या सबसे गहरा सबसे स्थान कौन सा है, नर्मदा सोन घाटी, ठीक है ना। नर्मदा सोन घाटी ये किसके अंदर आता है, ये मध्य उच्च प्रदेश के अंदर आता है। ये हर एक पॉइंट याद रखना, क्योंकि अगर किसी भी तरीके से अगर वो क्वेश्चन बनाता है तो आपको बन जाना चाहिए, है ना। किसके अंदर का हिस्सा है ये, मध्य उच्च प्रदेश के अंदर का हिस्सा है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को ये बताया है क्या, ये विंध्यन कगारी प्रदेश किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है किसे, रीवा पन्ना के पठार को। किसे बोला जाता है, ये बोला जाता है रीवा पन्ना के पठार को, ठीक है। ये सारी स्टोरी आप लोगों को समझ में आ गई ना। देखो देखो मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे फिर से बताती हूँ। ये देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं भौतिक विभाजन, कहाँ का, मध्य प्रदेश। इसे मेनली कितने भागों में बांटा गया है, तो इसे मेनली बांटा गया है कितने, 3 भागों में। सबसे पहला कौन सा है, तो सबसे पहला है मध्य उच्च प्रदेश, जो कितने परसेंट है, तो ये है क्या, 82%, ठीक है। फिर दूसरे नंबर का कौन सा है, सतपुड़ा श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी, जो कितने परसेंट है, 11% है, ठीक है। और फिर सबसे आखिरी भाग कौन सा है, पूर्वी पठार। कौन सा है, पूर्वी पठार। इसे और क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है क्या, बघेलखंड का पठार। बघेलखंड और बुंदेलखंड, इन दोनों में ना बहुत डाउट होते हैं लोगों को, और इसको क्या करना आप लोग, क्लियर रखना अपने दिमाग में, बघेलखंड का पठार, ठीक है ना। ये कितने परसेंट है, तो ये है 7%। और यही भूभाग है जो क्या है, सबसे छोटा है। क्या है, सबसे छोटा, ठीक है ना। जहां पे भी जो पॉइंट मिलता है उसको वहीं पे बार बार लिखो, जितने बार आए वो उतने बार लिखो। इस तरीके से ना बहुत जल्दी याद होती हैं चीजें, ठीक है ना। मेनली कितने भागों में बांटा गया है, मुख्यतः इसे बांटा गया है कितने, 3 भागों में। मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, तो इसे 3 भागों में बांटा गया। मध्य उच्च प्रदेश हो गया, सतपुड़ा श्रेणी हो गया, और पूर्वी पठार हो गया, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं। फिर ये देखो, ये जो मध्य उच्च प्रदेश है कितना, 82%। ये है ना मध्य उच्च प्रदेश। एक मिनट, हाँ नहीं सही है सही है। मुझे कुछ डाउट हो गया इसलिए मैं चेक कर रही थी।
मध्य उच्च प्रदेश कितने परसेंट है, तो ये कितने परसेंट है, 82%। और इसे मैंने आप लोगों को बताया था कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। सबसे पहला है कौन सा, मध्य भारत का पठार, दूसरा कौन सा है, मालवा का पठार, तीसरा है रीवा पन्ना का पठार, चौथा है बुंदेलखंड का पठार, और आखिरी है कौन सा, नर्मदा घाटी या नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, इन लोग इनके परसेंटेज भी आप लोग याद रखना। सबसे छोटा मैंने कौन सा बताया था, बघेलखंड का पठार, कितने परसेंट था, 7%। मध्य भारत का पठार कितना है, ये है 10.68%, या फिर आप लोग इसको सीधे क्या बोल सकते हो, 10.7% भी बोल सकते हो। ठीक है, फिर मालवा का पठार मैंने बताया क्या है, सबसे बड़ा है, तो ये कितने परसेंट है, ये है कितना, 28%। ठीक है, फिर कौन सा है, रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार कितने परसेंट है, तो 10.37% है। 10.37 बोल दो, 10 सिर्फ 3 बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, फिर कौन सा है, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार कितना परसेंट फैला हुआ है, तो ये फैला हुआ है 7.7% में। और नर्मदा सोन घाटी मैंने बताई कितने परसेंट है, ये है 26%। ठीक है ना, ये दिखती छोटी है लेकिन बहुत गहरी है। ठीक है ना, इसलिए इसका क्षेत्रफल भी ज्यादा है, कितना है, 26%। ठीक है, फिर आगे देखो, ये देखो ये कौन सी है, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है ना, मैंने बताई थी ना कितने परसेंट है, 11%। ये कितने भागों में बटी हुई है, ये बटी हुई है 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में। सबसे पहली श्रेणी कौन सी है, इसको बोलते हैं राजपीपला श्रेणी। क्या बोलते हैं, राजपीपला श्रेणी। दूसरी कौन सी है, महादेव श्रेणी। और तीसरी कौन सी है, तीसरी है मैकाल। ठीक है, ये जो महादेव श्रेणी है ना, इसी के साथ एक और श्रेणी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी, उसका नाम क्या है, ग्वालीगढ़। क्या नाम है, ग्वालीगढ़। अभी हम इसके अंदर भी पढ़ेंगे कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीजें हैं, कौन से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। और इसमें जो हम लोगों ने पढ़ी ना, महादेव के अंदर ही आती है सबसे ऊंची चोटी कौन सी, क्या नाम है उसका, धूपगढ़। क्या नाम है उसका, धूपगढ़। ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये याद रखना आप लोग, 1350 मीटर। कितनी ऊंची है ये, 1350 मीटर। ठीक है, और आखिरी कौन सी है, मैकाल। ठीक है, फिर देखो, ये देखो मैंने आप लोगों के लिए मैप भी बना के रखा है। ये इसमें थोड़ा सा, इससे क्लियर आप लोगों को ना ये मैप दिख जाएगा। ये देखो, इसमें मैंने आप लोगों को ना परसेंट भी बताए हैं। ये कौन सा, इसमें थोड़ा सा कुछ गड़बड़ सा लग रहा है ना, ये बुंदेलखंड का पठार ये पूरा आएगा आप लोगों का। ये होगा कौन सा, ये हो जाएगा क्या, मालवा का पठार हो जाएगा, है ना। और ये वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा मध्य भारत का पठार। ये देखो परसेंट लिखा हुआ है इसमें, 10.68% या 10.7% भी आप बोलो तो ये सही माना जाता है। ठीक है, इसमें मेनली आप लोगों को सबसे बड़े 3 याद रखना है। मालवा का पठार हो जाएगा 28%, दूसरा ये है कौन सा, नर्मदा सोन घाटी, कितने परसेंट है, 26%। और तीसरा याद रखना है आप लोगों को, सतपुड़ा पठार, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये कितने परसेंट है, तो 11% है। ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा है, ये है कौन सा, बघेलखंड का पठार। ठीक है, कितने परसेंट है ये है 7%। ठीक है ना, इतना आ गया समझ में आप लोगों को। अब हम इनके बारे में एक एक चीजों को, एक एक पठार को उठाएंगे और पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहला आज का पठार कौन सा है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, जो हम लोगों ने पढ़ा था ना 82% का क्षेत्र, क्या नाम था उसका, मध्य उच्च प्रदेश। क्या था, मध्य उच्च प्रदेश। ये कितने परसेंट हिस्सा था, तो ये था 82%, है ना। और ये कितने भागों में बटा हुआ था, तो ये बटा हुआ था कितने, 5 भागों में। कितने भागों में बटा हुआ था, 5 भागों में। उसी का सबसे पहला भाग है कौन सा, मध्य भारत का पठार। अब ये देखो मैंने आप लोगों के लिए मैप में एकदम क्लियर बना के रखा, ये एकदम सही है। ये वाला क्षेत्र पूरा ये क्या है, ये है भारत, क्या हो जाएगा ये पूरा मध्य भारत का पठार। इसमें निमाड़ी, ये नीमच क्षेत्र जो है ना, नीमच जिला, कभी भी अगर आपसे पूछे ना नीमच, तो नीमच कभी भी मालवा का हिस्सा नहीं माना जाता, ये याद रखना। ये क्वेश्चन पूछा गया है किसी एग्जाम में कि नीमच किस भाग के अंदर आता है, तो नीमच कभी भी आप लोग मालवा का पठार मत लगाना। मालवा इसी के नीचे से हम जब लोग सेकंड पढ़ेंगे ना मालवा का पठार, तो मालवा में नहीं आता, ये किस में आता है, ये आता है मध्य भारत के पठार का हिस्सा माना जाता है ना।
कितने परसेंट मैंने बताया, ये कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, 10.68 या 10.7%। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये देखो, सबसे पहले इसकी क्या स्थिति, तो ये कहाँ स्थित है, राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में। ये देखो मैप में देखो दिख रहा है ना, ये मध्य प्रदेश का, ये देखो अगर आप ऐसे मैप देखोगे तो ये कहाँ स्थित है, इस तरफ स्थित है, तो इसे क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम क्षेत्र। क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम क्षेत्र। तो इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, इसकी स्थिति हो जाएगी उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के राज्य के उत्तर पश्चिम भूभाग में फैला हुआ है। फिर इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो इसका निर्माण हुआ है आर्कियन और विंध्यन क्रम की चट्टानें जो है उनके अपर्दन और निक्षेपण से हुआ है। किससे हुआ है इसका निर्माण, आर्कियन क्रम की चट्टानें और विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं उनमें अपर्दन और निक्षेपण हुआ है, उससे ही इस भूभाग का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। फिर अब इसका विस्तार, यानी विस्तार मतलब क्या हुआ, मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पास फैला हुआ है। ठीक है, ये देखो मैंने नीमच बताया था आप लोगों को, है ना, बताया था। अगर आप लोगों को जिले याद हो गए होंगे ना तो आप लोग बता सकते हो, है ना। ये देखो यहाँ पे देखोगे आप लोग श्योपुर, मुरैना, भिंड भी हो जाएगा, यहाँ पे ग्वालियर का क्षेत्र हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नीमच हो जाएगा। ठीक है ना, तो किस क्षेत्र में फैला हुआ है या कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है, तो ग्वालियर हो गया, मुरैना हो गया, भिंड हो गया, थोड़ा सा हिस्सा शिवपुरी का भी हो गया, गुना हो गया और नीमच हो गया। ठीक है, इसका विस्तार इन जिलों में है। फिर इसकी ऊंचाई की बात की जाएगी तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो 300 से 600 मीटर के बीच में, लगभग इसको 300 से 500 मीटर भी आप बोल सकते हो। ठीक है ना, कितनी औसत ऊंचाई है इसकी, 300 से 500 मीटर या 600 मीटर। यहाँ की प्रमुख नदियां, मतलब इस भूभाग में कौन कौन सी प्रमुख रूप से नदियां बहती हैं, तो सबसे प्रमुख आप लोग याद रखना कौन सी नदी, चंबल नदी। कौन सी नदी आप याद रखोगे, चंबल नदी। ठीक है ना, चंबल नदी यहाँ की सबसे प्रमुख नदी है। और कौन सी नदियां हैं, सिंध है, पार्वती है, कूनो है और क्वारी है। और भी बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन मेनली आप लोगों को ये नदियां याद रखनी। कौन कौन सी नदियां हैं, चंबल हो गई, सिंध, पार्वती, कूनो और कुआरी। ठीक है, और क्षेत्रफल तो मैंने बता ही दिया था, क्षेत्र मैंने बता दिया था कि कितने परसेंट क्षेत्रफल में फैला हुआ है ये, इसमें आप लोग ऐड कर लेना, 10.68% में ये फैला हुआ है। हम किस प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो ये हम बात कर रहे हैं किसकी, मध्य भारत का पठार। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, मध्य भारत का पठार। इसमें आप लोग भूल मत जाना। ठीक है ना, आगे देखो, ये देखो यहाँ की जलवायु की बात की जाए, यहाँ की जलवायु कैसी है, विषम जलवायु। विषम जलवायु का मतलब होता है कि गर्मी में बहुत अधिक गर्मी हो जाना और ठंडी में बहुत अधिक ठंडी हो जाना, इसको क्या बोलते हैं, विषम जलवायु बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्षेत्र में कैसी जलवायु पाई जाती है, मध्य भारत के पठार में कैसी जलवायु पाई जाती है, तो विषम जलवायु पाई जाती है। ठीक है, और वर्षा यहाँ कितनी होती है, 50 से 100 सेंटीमीटर, या फिर ये बोल सकते हो आप लोग इसको अल्प वर्षा क्षेत्र बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो इसे, अल्प वर्षा क्षेत्र। बहुत कम वर्षा होती है, अगर यहाँ पे आप लोग 100 की जगह 75 लिख दो तो वो भी सही है, ठीक है ना, वो ज्यादा सही है। कितनी वर्षा होती है यहाँ, लगभग बोल सकते हो आप कितनी, 50 से 75 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये बहुत कम वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, फिर अब वर्षा अगर यहाँ कम होती है, यहाँ की जलवायु विषम जलवायु है, तो जो वन होंगे, वृक्ष होंगे, वो तो बहुत अच्छे नहीं होंगे, है ना, बहुत हरे भरे या वैसे वाले नहीं होंगे। कैसे वन होंगे, थोड़े कटीले से होंगे, है ना, कांटों वाले होंगे, थोड़ा सा सूखे सूखे से वृक्ष होंगे, है ना। तो कैसे वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ, शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। शुष्क का मतलब ये होता है, शुष्क मतलब जहां पे पानी की मात्रा कम है। दो शब्द आप लोग यहाँ पे सुनोगे, एक होता है उष्ण और एक होता है क्या, आर्द्र। क्या होता है, एक होता है उष्ण और एक होता है क्या, आर्द्र। तो उष्ण का मतलब होता है पानी की मात्रा का कम होना
और आर्द्र मतलब होता है पानी जो एवरेज होता है ना, औसत होता है, उससे अधिक होना आर्द्र कहलाता है और औसत से कम होना शुष्क कहलाता है। तो यहाँ वन कैसे पाए जाते हैं? शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? शुष्क पर्णपाती वन। और मिट्टी यहाँ पे कैसी पाई जाती है? यहाँ की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसे कछारी मिट्टी भी बोल सकते हैं। कौन सी? कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी, ठीक है ना। तो यहाँ इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी, ठीक है ना। वर्षा हो गई 50 से 75 सेंटीमीटर, यानी अल्प वर्षा होती है। जलवायु कैसी है? विषम जलवायु है। मिट्टी यहाँ कौन सी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको? कछारी मिट्टी। क्या बोल सकते हैं? कछारी मिट्टी। फिर अगर फसलों की बात करोगे तो यहाँ पे कौन सी फसलें होती हैं? तो यहाँ पे मोटे अनाज बहुत अच्छे से होते हैं। बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, सरसों। सरसों याद रखना, एक डिस्ट्रिक्ट है सरसों के लिए, मुरैना। मुरैना डिस्ट्रिक्ट में ना सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन कहाँ होता है? मुरैना डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना। मुरैना यहीं पे आता है, मैंने बताया ना डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को। और गेहूं, गेहूं का उत्पादन और भी जिलों में होता है, मतलब ऐसा है कि इस क्षेत्र में भी गेहूं का उत्पादन होता है। तो यहाँ की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हो गई? गेहूं, सरसों, चना, बाजरा, ज्वार, ठीक है ना। अब तो नहीं भूलेगा आप लोगों को। स्थिति क्या थी इसकी? मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, हम बात किसकी कर रहे हैं? मध्य भारत के पठार की। इसकी स्थिति क्या है? उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? लगभग 10.68% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। यहाँ की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो चंबल, सिंध, कूनो, क्वारी, है ना, और पार्वती यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। वर्षा हो गई 50 से 75 सेंटीमीटर। जलवायु हो गई विषम जलवायु। वन हो गया शुष्क पर्णपाती वन। मिट्टी हो गई कौन सी? जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी। और यहाँ पे किन फसलों का उत्पादन होता है? तो गेहूं, सरसों, चना, बाजरा और ज्वार। आगे देखो, आगे देखो आप लोग, पर्यटन स्थल, यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल। मैंने ना इस तरीके से आप लोगों के लिए स्लाइड बनाई है कि अगर आप लोगों से ना एमपीपीएससी के मेंस में भी क्वेश्चन पूछता है ना कि मध्य भारत के पठार के बारे में आप लिखो या उसकी विवेचना करो या उसका वर्णन करो, उसके बारे में लिखना है, तो आप इस तरीके से ना पॉइंट उठा उठा के वहां पे लिख सकते हो, है ना। उसकी स्थिति क्या है, क्षेत्रफल का कैसा है, निर्माण कैसे हुआ वहां, औसत ऊंचाई क्या है, नदियां कौन सी हैं, कौन से खनिज पाए जाते हैं, जलवायु, वर्षा, इस तरीके से अलग अलग पॉइंट करके आप लोग क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में बात की जाए तो कौन सा? ग्वालियर का किला, है ना। अगर आप लोगों को जिले याद हो गए ना कि ये किस जिले में फैला हुआ है, तो वहां पे जितने भी पर्यटन स्थल आते हैं आप वहां से उठा के 2-4 के नाम लिख सकते हो, ठीक है ना। ग्वालियर का किला आप लोगों को पता है ना, पूर्व क्या बोलते हैं, जिब्राल्टर भी इसे बोला जाता है ना। और क्या? तेली का मंदिर, है ना। माधव नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क कहाँ है? ये शिवपुरी जिले में आता है। कहाँ आता है? शिवपुरी। तेली का मंदिर कहाँ आता है? ये ग्वालियर जिले में आता है। सास बहू का मंदिर भी आप लोग पढ़ोगे। ये पीर बुधान का मेला, ये भी कहाँ लगता है? ये भी शिवपुरी में लगता है। कहाँ लगता है? ये भी शिवपुरी में लगता है। शिवपुरी से मुझे एक फैक्ट याद आया है, मैंने आप लोगों को बताया था ना, 2 राज्यों से लगने वाले जिले, है ना, कितने थे? 6, जिसमें शिवपुरी सबसे ज्यादा डाउट में रहता था, है ना। शिवपुरी भी 2 राज्यों से लगने वाले जिलों में से एक था, है ना। और ये जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है ये भी कहाँ है? तो ये भी कहाँ है? शिवपुरी में। कहाँ स्थित है? ये भी शिवपुरी में आता है ना। फिर इसके बारे में और अदर फैक्ट भी मैंने कुछ लिखे हुए हैं। यह कैसा क्षेत्र है? यह बीहड़ प्रभावित प्राकृतिक क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? यह बीहड़ प्रभावित प्राकृतिक क्षेत्र है। इसका मतलब है जो चंबल नदी मैंने बताई ना, इस क्षेत्र में सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? चंबल नदी। सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? चंबल नदी है। और चंबल नदी क्या करती है? यहाँ पे ना बहुत बड़े बड़े खड्डों का निर्माण करती है। क्या करती है? बहुत बड़े बड़े खड्डों का निर्माण करती है। और उन्हीं गड्ढों को क्या बोला जाता है? बीहड़। क्या बोला जाता है उसे? बीहड़। इसलिए क्या बोलते हैं, इसके एक्स्ट्रा पॉइंट में मैंने आप लोगों के लिए लिख के रखा है क्या?
ये कैसा क्षेत्र है, यह बीहड़ प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है ना। फिर क्या है, इसे सरसों की हांडी बोला जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है सरसों की हांडी। क्या बोला जाता है, मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी। क्यों, क्योंकि इस क्षेत्र में ना सरसों का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, तो सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला सरसों का जिला कौन सा है, मैंने बताया आप लोगों को, क्या नाम है उसका, मुरैना। क्या नाम बताया मैंने आप लोगों को, मुरैना। चंबल संभाग का संभाग मुख्यालय कहाँ स्थित था, चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ है, तो मुरैना में ही स्थित है ना। इस तरीके से ना आप लोग अगर उसी फैक्ट को किसी अदर फैक्ट से लिंक कर देते हो तो बहुत जल्दी याद हो जाता है। इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि चंबल संभाग का मुख्यालय हम लोगों ने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, मुरैना में पढ़ा था। और मुरैना ही ऐसा जिला है जहाँ पे सबसे ज्यादा सरसों का क्या होता है, उत्पादन होता है। क्या होता है, सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, ठीक है ना। इसीलिए इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है क्या, सरसों की हांडी। क्या बोला जाता है, सरसों की हांडी। और सबसे आखिरी पॉइंट है इसका, इसकी सबसे ऊंची चोटी। हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी या सबसे ऊंचा बिंदु, है ना, पढ़ा था, क्या नाम था उसका, धूपगढ़। वो पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, है ना। और यहाँ पे हम ये किसकी बात कर रहे हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं किसकी, मध्य भारत के पठार की। किसकी बात कर रहे हैं, मध्य भारत के पठार की। तो मध्य भारत के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो टोगरा। क्या नाम है उसका, टोंगरा। क्या नाम है, टोंगरा। अब आप लोग बोलोगे ये किस जिले में आती है, तो टोंगरा अगर आपसे कभी पूछे ना किस जिले में आती है, तो आप लोग बताना उनको क्या, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। टोंगरा सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है कहाँ, श्योपुर में। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये ऊंची है 430 मीटर। कितनी ऊंची है, तो ये है 430 मीटर ऊंची है, ठीक है। ये देखो मैप में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा चीजें रफ कर देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ये देखो मैप में देखो आप लोग, यहाँ पे श्योपुर डिस्ट्रिक्ट आता है ना। यहाँ पे श्योपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही स्थित है कौन सी चोटी मैंने बताई, मध्य भारत के पठार की सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम क्या है, टोंगरा। क्या नाम है उसका, टोंगरा। कितनी ऊंची है, ये है 430 मीटर। कितनी है, 430 मीटर ऊंची चोटी है, ठीक है। और इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, इस क्षेत्र को बोलते हैं क्या, सरसों की हांडी। क्या बोलते हैं, सरसों की हांडी। और सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन किस जिले में होता है, तो मैंने क्या बताया, मुरैना। यहाँ पास सबसे हमारा वो सबसे उत्तरी जिला है कौन सा, मुरैना। वहां सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन होता है और शहद का उत्पादन भी सबसे ज्यादा यही होता है, ठीक है ना। तो याद रहेगा आप लोगों को। और थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से, थोड़ा सा जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि अभी हम लोगों ने ये क्या क्या पढ़ रहे थे हम लोग, मध्य भारत का पठार। तो मध्य भारत के पठार के अंतर्गत हम लोगों ने क्या क्या चीजें देख ली है, मध्य भारत का पठार। आओ देखते हैं। सबसे पहले तो क्या देखा हम लोगों ने, इसकी स्थिति देखी। तो ये कहाँ स्थित है, यह एमपी में कहाँ स्थित है, तो एमपी में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है ये, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। जल्दी से एक पेज में थोड़ा सा जल्दी जल्दी से इसके बारे में क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। क्षेत्रफल की अगर मैंने बात बताई तो कितना बताया था मैंने, 10.68% बताया था। यहाँ की नदियां कौन कौन सी मैंने बताई थी आप लोगों को, यहाँ की प्रमुख नदियां कौन सी बताई थी, सबसे इंपॉर्टेंट बताई थी मैंने आप लोगों को चंबल। इसके अलावा आप लोग थोड़ा बहुत याद रख सकते हो, एक हो गई कौन सी, सिंध, क्वारी हो गई, पूनो हो गई, पार्वती हो गई,
है ना। और क्या बताया था मैंने, यहाँ की जलवायु बताई आप लोगों को, क्या बताई मैंने यहाँ की आप लोगों को, जलवायु बताई। यहाँ की जलवायु कैसी है, तो यहाँ की जलवायु कैसी है, विषम जलवायु है। कैसी जलवायु है, विषम जलवायु है। वर्षा मैंने बताया आप लोगों को, यहाँ पे क्या होता है, सबसे कम मात्रा में वर्षा होती है, जिसे क्या कहते हैं, ये कैसा क्षेत्र है, ये अल्प वर्षा क्षेत्र है। ठीक है ना, कैसा क्षेत्र है, अल्प वर्षा क्षेत्र है। कितनी सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है यहाँ, तो लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक है, और क्या बताया मैंने आप लोगों को, यहाँ कुछ फसलें बताई, कौन कौन सी फसलों का उत्पादन होता है। तो मेनली तो आप लोग सरसों याद रखना, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सरसों है। क्यों, क्योंकि सरसों की हांडी इसीलिए तो बोला जाता है इसे, है ना। सरसों हो गया, गेहूं भी हो गया, है ना। और मोटे अनाजों की बात की जाए तो बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, है ना। ये सारी चीजें बताई मैंने। और क्या बताया था मैंने, यहाँ की औसत ऊंचाई भी बताई थी मैंने। क्या बताई थी मैंने, यहाँ की औसत ऊंचाई बताई थी। यहाँ की औसत ऊंचाई कितनी थी, औसत ऊंचाई बताई थी मैंने आप लोगों को। कितनी बताई थी मैंने, यहाँ की औसत ऊंचाई आप लोगों को 300 से 600 मीटर के लगभग, है ना। यही बताई थी ना मैंने आप लोगों को। और क्या बताया था, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी बताई थी, सबसे ऊंची चोटी मैंने बताई थी आप लोगों को। क्या नाम था सबसे ऊंची चोटी का, टोंगरा। क्या नाम था, टोगरा। ये कितनी ऊंची थी, 430 मीटर ऊंची थी, है ना। और क्या चीजें छूट गई, और निर्माण छूट गया, है ना। ये किससे, किन चट्टानों से बना हुआ है, तो यह आर्कियन क्रम की चट्टानों और विंध्यन क्रम की चट्टानों से बना हुआ है ना। और क्या, पर्यटन स्थल यहाँ के हो जाएंगे, है ना। प्रमुख पर्यटन स्थलों की बात की जाए तो यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल देखो अगर आप लोग, सबसे मेनली तो ग्वालियर, मुरैना और शिवपुरी, नीमच, यहाँ जो भी स्थान आपको प्रसिद्ध दिख रहे हैं ना, आप उनके नाम दो चार के लिख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे ग्वालियर का किला लिख देते हैं, क्योंकि ये बहुत फेमस है। ठीक है ना, ग्वालियर किला। अब देखो यहाँ पे आप लोग बहुत सारी चीजें तो लिख नहीं सकते, तो अलग अलग तरीके की चीजें लिखते हैं, मल्टीपल अलग अलग तरीके की चीजें लिखते हैं, जिससे अगर कोई जो चेक कर रहा है ना या देख रहा है तो उसे समझ में आए कि सामने वाले का नॉलेज किस लेवल का है ना। इसलिए यहाँ पे अलग अलग तरीके से फैक्ट लिखते हैं ना। मेंस लिखना भी एक आर्ट होता है। माधव नेशनल पार्क हो गया, है ना। और विशेष में मैंने और क्या एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों को क्या बताया था, ये कैसा है, ये बीहड़ प्रभावित क्षेत्र है। कैसा है ये, बीहड़ प्रभावित क्षेत्र है। क्यों, क्योंकि यहाँ की मेनली सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, चंबल। कौन सी सबसे प्रमुख नदी है, चंबल नदी सबसे प्रमुख है, जो क्या करती है, अपर्दन करती है और बहुत बड़े बड़े खड्डों का निर्माण करती है, जिसे क्या कहते हैं, बीहड़ कहते हैं। ठीक है, और इसे, और मैंने क्या बताया था, इसे क्या कहते हैं, इसे सरसों की हांडी बोला जाता है ना। क्या बोला जाता है इसे, सरसों की सरसों की हांडी बोला जाता है ना। ये सारे पॉइंट हो गए किसके बारे में, मध्य भारत के पठार के बारे में। और ये किसका हिस्सा है, मध्य भारत का पठार हिस्सा है किसका, मध्य उच्च प्रदेश। किसका हिस्सा है ये, मध्य उच्च प्रदेश। मैंने बताया था ना आप लोगों को, मध्य उच्च प्रदेश जो कितने भाग में फैला हुआ है, 82% में फैला हुआ है। उसी के लगभग 10% हिस्से की हम क्या करे हैं, बात किए हैं। ठीक है ना, आप लोगों को आ गया समझ में, आ गया ना समझ में। ये सारी चीजें जितना मैंने आप लोगों को मध्य भारत के बारे में पढ़ाया, ये मैंने आप लोगों को एक पेज में पूरा का पूरा क्या करवा दिया, रिवीजन करवा दिया है। ठीक है ना, आप लोग भी बार बार इनका रिवीजन करते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पता है, रिवीजन करना। अगर इन चीजों को छोड़ दोगे तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, ये देखो, ये हम लोगों ने पढ़ लिया किसके बारे में, ये हम लोगों ने पढ़ लिया किसके बारे में, मध्य भारत के पठार के बारे में। ये इतना क्षेत्र पूरा, है ना, ये पढ़ लिया हम लोगों ने मध्य भारत के पठार के बारे में। अब हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी ना, नेक्स्ट क्लास में
हम पढ़ेंगे क्या, मालवा का पठार। जिस चीज का आप लोग बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे हो ना कि मैम मालवा मालवा तो बहुत नाम सुन लिया, ये क्या है, कहाँ है, यहाँ का क्या क्या चीजें हैं, वो सब चीजें आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। क्या, मालवा का पठार पढ़ेंगे, रीवा पन्ना के पठार के बारे में पढ़ेंगे, बुंदेलखंड पढ़ेंगे, नर्मदा घाटी। अभी तो बहुत बचा हुआ है, अभी तो पूरा ये भी बचा हुआ है ना। अभी तो हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, अभी हम लोगों ने ना मध्य उच्च प्रदेश के 5 हिस्से हैं, जिसमें से मैंने आप लोगों को सिर्फ एक ही हिस्सा अभी पढ़ाया हुआ। अभी ये भी पूरा बचा हुआ है, ये भी पूरा बचा हुआ है ना। तो अभी भौतिक प्रदेश की अभी आप लोगों को 1-2 क्लासेस और मिलेंगी, जिसमें हम ये सारी बची हुई चीजों को क्या करेंगे, एक एक करके क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, है ना। तो देखो मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रही थी, यहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था, है ना। कहाँ से शुरू किया था, यहाँ से भौतिक विभाजन से, कि भौतिक विभाजन क्या होता है, क्यों किया जाता है, फिर मध्य प्रदेश को कैसे कैसे अलग अलग भागों में बांटा गया है ना। फिर ये हम लोगों ने पूरा क्या किया था, मैप से समझा था। फिर मैंने आप लोगों को ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे कि सबसे बड़ा भाग कौन सा है, मालवा का पठार, कितने परसेंट, 28%। सबसे छोटा कौन सा है, बघेलखंड का पठार, जिसे पूर्वी पठार भी कहा जाता है, कितने परसेंट भाग पर फैला हुआ है, तो 7% में फैला हुआ। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ की चोटी। और मध्य भारत पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी बताई मैंने, टोंगरा, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 430। लेकिन धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर, ठीक है। और सबसे निचला या गहरा पॉइंट कौन सा है, नर्मदा सोन घाटी। और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बोला था कौन सा, विंध्यन कैमूर, विंध्यन कगारी प्रदेश। इसमें देखो कितने सारे स्टार लग गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कभी पूछे आपसे विंध्यन कगारी प्रदेश किसे बोलते हैं, तो रीवा पन्ना के पठार को बोलते हैं ना। फिर हम लोगों ने ये सारी चीजें देखी, ये एमपी था, है ना, ये सारी चीजें पढ़ ली हम लोगों ने, ठीक है। देखो मैंने आप लोगों को कहाँ से पढ़ना शुरू किया था, ये हम लोगों ने शुरू की थी क्या, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट की थी क्या, मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना के बारे में। और आज हम लोगों ने थोड़ा सा जाना है किसके बारे में, मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन के बारे में। मेनली हम लोगों ने देख लिया है, अब इसके और भी जितने भी हिस्से हैं उसे मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊंगी। फिर इसी तरीके से करके हम अपनी एमपी ज्योग्राफी को क्या करेंगे, एक एक करके कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप लोगों के कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि मैम मुझे इस चीज में डाउट है, ये कैसे आया, या कोई भी क्वेश्चन है, या फिर ये टॉपिक छूट गया है तो आप समझा दीजिए। वो सारे क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में मुझे भेज सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, भौतिक विभाजन के आगे हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।